नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आदि पुरुष पिक्चर को देखी है क्या, जो रामायण पर आधारित है। क्योंकि मैंने नहीं देखी और ना ही मेरे अंदर देखने की कोई इच्छा थी। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछी भी थी कि इस पिक्चर को देखने चलोगे क्या, तो मैं उससे यही बोला कि जिस चीज़ को मैं आज से 25 साल 20 साल पहले देखा हूँ, क्योंकि मैं गाँव से जब पहली बार जमशेदपुर आया तो 1988 के समय में आया था, कुछ 8वीं क्लास में मैं। तो रामायण को जिस रूप में मैं देखा, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी और उसी समय महाभारत भी आई थी, B.R. चोपड़ा जी ने जिसको बनाया था। तो यार एक 12-13 साल का लड़का जिस चीज़ को जिस रूप में राम को सीता को देखा हो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो दोबारा कोई आदि पुरुष के रूप में, या आगे चलकर सुनता हूँ कि आमिर खान या राजा मौली जो महाभारत बना रहे हैं उस चीज़ को देखने में इंटरेस्ट ले। तो इसीलिए मैं अपने वाइफ को बोल दिया कि नहीं, क्या फ़ायदा है जिस चीज़ को मैं बचपन में, यार जो चीज़ मैं बोलता हूँ कि क्या रामायण को कोई रिप्लिकेट कर सकता है, दोबारा बना सकता है जिस रूप में रामानंद सागर जी ने बनाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से बना सकता है। जो रामायण का प्रभाव, रामायण में जो राम और लक्ष्मण और सीता, भरत, शत्रुघ्न जितने हमको प्रभावित किए, जितने हमको रुलाए, जितने हमको भाव विभोर किए, जितने हमको प्रेरित किए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, मेरे बाल मन पर, मेरे किशोर मन पर जो प्रभाव उन्होंने डाला, मैं निश्चित रूप से आज भी उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इसलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि उस रामायण के बनने के बाद या उस महाभारत के बनने के बाद दोबारा किसी रामायण की बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई महाभारत की बनने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो ऐसे कि जिस चीज़ को वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, या जिस चीज़ को रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने लिखा है, उस चीज़ को दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है यार। अगर पढ़ना है तो रामचरितमानस पढ़ लो, संस्कृत पढ़ने आती है तो वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ लो। ये बार बार किस लिए ये सब पिक्चर को बनाना है, किस लिए बार बार दिखाना है कि राम कैसे थे। जब एक मास्टरपीस बन चुकी है, रामायण जब बन चुका है, महाभारत जब बन चुका है, तो ये किस लिए आदि पुरुष के रूप में या महाभारत के रूप में किस लिए बनाना है। मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। भले ही राजा मौली साहब जी बुरा मान जाएं, उनका करोड़ों का प्रोजेक्ट है महाभारत का, और ऑलरेडी ये 500 करोड़ में रामायण बन चुकी है, तो मैं तो इसको पैसे की बर्बादी समझता हूँ। या जो हमारा मकसद है, सभी का मकसद है पैसे कमाना, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, खासकर अमीर लोगों का तो यही मकसद होता है कि और हम पैसे कमाएं और हमारा नाम बढ़े और हम फेमस हो जाएं देश और दुनिया में। तो इसी मकसद से दोस्तों कोई भी इस तरह की पिक्चर बनाता है, लोगों को एंटरटेन करता है। जैसा कि इस पिक्चर के जो डायलॉग लिखे हैं, वो चड्डी और कपड़े और तेल और तेरे बाप की ये लहंगा, वो सब, तो मुझे तो यार, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं, बिहार में मैं बचपन में जब गालियाँ देता होगा ना, दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो बचपन में मैं जो गालियाँ देता हूँ, भोजपुरी में जो गालियाँ देता था, उस तरह की गालियों में ये सब डायलॉग होते थे यार, कि मैं तेरे बाप की ये कर दूँगा, मैं तेरी माँ की ऐसे कर दूँगा, या माँ बहन, ये सब। मेरे एक दोस्त हैं, भगवान सिंह नाम है, आई होप वो बुरा नहीं मानेंगे, हरियाणा के हैं। तो हरियाणा वाले यार किसी भी बात में माँ बहन करते रहते हैं। तो मुझे अजीब लगा कि इस तरह के डायलॉग, इस तरह के फूहड़ और भद्दे डायलॉग कैसे इस पिक्चर में शोभा देते हैं। नहीं देना चाहिए यार, नहीं लिखना चाहिए। मनोज मुंतशिर उनका नाम है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन भविष्य में अगर आप कुछ इस तरह के पिक्चर पे कुछ लिखते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के डायलॉग आप मत लिखें। या जो अपकमिंग पिक्चर है महाभारत, जो राजा मौली साहब बना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तरह के फूहड़ डायलॉग नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह के डायलॉग लिखे हैं, उनकी जो पिक्चर प्रभास जी की वो पिक्चर आई थी यार, मुझे याद जल्दी आता नहीं है, बाहुबली 1, 2, तो उसमें इस तरह के फूहड़ कोई डायलॉग बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग जो महाभारत मूवी होगी उसमें भी इस तरह के फूहड़ डायलॉग नहीं होंगे। वो डायलॉग यार बोलने में भी अजीब लगता है, मैं क्यों बोलूँ उस तरह के फूहड़ बातें। आज मैं 45 साल का एक आदमी हो चुका हूँ, और बचपन में जिस तरह से मैं गाली देता था, उस तरह के गाली आज मैं 45 साल के एज में दूँ, तो इसका मतलब मेरे चरित्र में, मेरे मानसिकता में, मेरे अवेयरनेस में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ।
तो इस तरह की बातें मैं इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा दोस्तों। और दोस्तों आदि पुरुष मूवी का जो हश्र हो रहा है, जिस तरह से उसको बैन किया जा रहा है, नेपाल में तो उसको बैन किया गया। अब नेपाल वालों ने भी उस मूवी को अजीब तर्क देकर बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि जो सीता माता हैं वो भारत की नहीं नेपाल की बेटी है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है। वो अयोध्या में श्री राम से जब उनकी शादी हो गई तो भारत में ऐसा समझा जाता है कि शादी के बाद जो बेटी होती है वो ससुराल की हो जाती है। तो भारत की भी बेटी है यार, नेपाल की ही बेटी क्यों है? तो ये कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है इस पिक्चर को बैन करने का। बल्कि इस पिक्चर को बैन करने का सबसे जो मेन कारण है वो है इस पिक्चर के फूहड़ डायलॉग्स जो मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। वो डायलॉग्स रियली काफ़ी फूहड़ हैं। और मैं इसका सिर्फ ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर में ऐसा कुछ डायलॉग्स मुझे दिखाई नहीं गए। तो मुझे लगा कि यार पिक्चर ठीक ठाक ही होगी, पिक्चर देखने से ट्रेलर में तो ठीक ही लग रही है। लेकिन जिस तरह के डायलॉग आ रहे हैं निश्चित रूप से रामायण में उस तरह के डायलॉग शोभा नहीं देते हैं। और राजा मौली जी से भी मैं कहूँगा कि आप भी कहीं ये बच्चों को प्रभावित करने के लिए या न्यू जनरेशन को प्रभावित करने के लिए, जैसा कि मनोज मुंतशिर जी बोलते हैं कि मैं न्यू जनरेशन को प्रभावित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, इस पिक्चर को देखने के लिए इस तरह के डायलॉग मैंने लिखे हैं। इस तरह के फूहड़ डायलॉग्स भी मैंने लिख डाले हैं ताकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, इस पिक्चर से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि आप देखेंगे आजकल के जो पिक्चर हैं उस पिक्चर में काफ़ी फूहड़ डायलॉग्स होते हैं। वो सब पिक्चर तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ नहीं देख सकता है। इवन जब मेरा बेटा भी इस तरह के पिक्चर देखता है तो जैसे ही वो डायलॉग्स इस तरह के गंदे आने शुरू होते हैं वो उसको स्किप करना शुरू कर देता है। तो फूहड़ डायलॉग्स के वजह से ये पिक्चर को बैन करना चाहिए। अदरवाइज़ पिक्चर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 90% ठीक ही है, बस 10% जो ये फूहड़ डायलॉग्स हैं वो गंदे हैं, फूहड़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन फूहड़ डायलॉग्स की वजह से इस पिक्चर को बैन करना चाहिए। और दोस्तों मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं नेपाल से यही कहना चाहता हूँ कि भैया नेपाल मतलब क्या है यार, एक छोटा सा बिहार ही तो है। और समझो तो जैसे कि कश्मीर को हमने मिला लिया, मोदी जी ने मिला लिया। तो अगर मोदी जी को कहीं ज़्यादा ये आ गया, गुस्सा आ गया तो नेपाल को भी भारत में मिला लेंगे। अरे यार हम सभी दोस्त हैं। ऐसे समझो ना कि गौतम बुद्ध को क्या बोलोगे, गौतम बुद्ध अब बोलोगे कि नेपाल के बेटे हैं। अरे यार पूरे वर्ल्ड में गौतम बुद्ध को भारत का बेटा के रूप में समझा जाता है। गौतम बुद्ध को एक भारत का मतलब महात्मा के रूप में या गुरु के रूप में या एक धर्म संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भेदभाव मत करो। ऐसा कुछ नहीं है कि सीता माता नेपाल की बेटी है इसलिए इस पिक्चर को बैन करना चाहिए, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि जैसा कि मनोज मुंतशिर जी बोलते हैं कि इस पिक्चर को न्यू जनरेशन से, खासकर बच्चों से, 10-12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर इस तरह के फूहड़ डायलॉग्स लिखे गए हैं। तो ये अजीब सा लगता है यार। ऑलरेडी बहुत सारे गंदे पिक्चर, गंदे डायलॉग्स लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे खासकर जल्दी बर्बाद होते हैं दोस्तों। बच्चों को निश्चित रूप से अगर चाणक्य या कोई भी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं कच्चे मट्टी के घड़े होते हैं तो उनको हमको संवारना पड़ता है, तो निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की और टीचर्स की है और सिनेमा वालों की भी है। तो मैं नहीं समझता हूं दोस्तों कि सिर्फ कनेक्ट करने के लिए इस तरह के फूहड़ डायलॉग्स लिखे गए हैं, बल्कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए, एक हवा बनाने के लिए, लोगों में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, ये सब मकसद है दोस्तों इस पिक्चर में इस तरह के फूहड़ डायलॉग्स लिखने का। अदरवाइज ऑलरेडी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं यूट्यूब पे जिस तरह के गंदे कंटेंट्स रखे हुए हैं, चाहे सिनेमा में जिस तरह के गंदे कंटेंट्स दिखाए जाते हैं, तो उन सब कंटेंट से, उस तरह के सीन से, उस तरह के डायलॉग से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो कोशिश तो यह होनी चाहिए, चाहे यूट्यूब पे भी जो वीडियो बना रहे हैं, चाहे सिनेमा पर भी जो वीडियो बना रहे हैं, कोशिश यह होना चाहिए कि कैसे ये जो न्यू जनरेशन है, जो 10-12 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, जो इन पिक्चर्स को, इन मूवी को देख के बर्बाद हो रहे हैं, उनको कैसे हम सही रास्ते पे लेकर जाएं, ताकि हमारा इंडिया एक अच्छा देश बने यार। हमारा देश का एक वर्ल्ड में एक अच्छा इमेज है और मोदी जी ने इस इमेज को और बढ़ाया है। तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों हमारे देश ने श्री राम को पैदा किए, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, इस तरह के लोग, इस तरह के अच्छे अच्छे महान लोग, महात्मा लोग,
भगवान की तरह जिनको पूजा जाता है हमारे देश में, तो हमारे देश की जो इमेज बनी है इतनी अच्छी, एक आध्यात्मिक गुरु की इमेज बनी है, एक वर्ल्ड गुरु की इमेज बनी है, और मोदी जी ने उस इमेज को और चमकाया है, तो उस स्थिति में इस तरह के पिक्चर, घटिया पिक्चर बनाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। बाकी दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्योंकि मैं तो अपना विचार दे चुका हूं, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चेंज इंडिया, निश्चित रूप से दोस्तों मेरा मकसद है इंडिया को वर्ल्ड गुरु बनाना। इंडिया में जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करके, और जो काम श्री कृष्ण किए, गौतम बुद्ध महावीर किए, उसी काम में मैं थोड़ा सा एक आम आदमी हूँ दोस्त, एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। और कोई मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई इच्छा है कि मैं गौतम बुद्ध और महावीर के लेवल पर जाना जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूँ दोस्तों कि जब तक हर एक इंसान मेरी तरह नहीं सोचेगा, एक जागरूक इंसान की तरह नहीं सोचेगा, तब तक यह देश नहीं बदलेगा। मैंने एक कविता भी लिखी है जिसमें मैं बोलता हूँ कि कोई मोदी बने या कोई मनमोहन बने, लेकिन जब तक हर एक इंसान मेरे जैसा एक अभय न बने, तब तक यह देश और दुनिया नहीं बदल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।